अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइस विद नॉलेज। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी ने हमारा आखिरी वीडियो भी देखा होगा। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि जिसका नाम है अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट आप कई जगह सुनते होंगे, ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट भी है, आप उर्दू में भी सुने होंगे तारीख़ और मूवमेंट। जब मूवमेंट के बारे में पढ़े होंगे तो इसमें आप अलीगढ़ मूवमेंट को भी समझे होंगे। तो आज हम लोग अलीगढ़ मूवमेंट को शुरू करेंगे और जब हम लोग अलीगढ़ मूवमेंट को पढ़ेंगे तो साथ ही साथ सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि यही वो शख्स है सर सैयद अहमद ख़ान जिन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत की थी। और सर सैयद अहमद ख़ान एक बहुत ही मशहूर नाम है मुसलमानों के दरमियान, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान ने ही 19वीं सेंचुरी में मुसलमानों को इल्म की रोशनी दी। यानी उस टाइम जब मुसलमान अंग्रेज़ी सीखना को कुफ्र समझते थे, उस टाइम उन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया, मुसलमानों को इन्फ्लुएंस किया और अंग्रेज़ी सीखने पे आमादा किया और सभी मुसलमानों को साइंटिफिक नॉलेज के लिए आगे बढ़ाया। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों और स्टूडेंट के साथ शेयर करें, जिससे वो सभी इस वीडियो से फ़ायदा उठा पाए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आप आगे जो भी इस तरह का इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो आप उस टॉपिक को देख सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत हम लोग सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में जानकर करते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान जिनकी पैदाइश होती है 1817 में और वफ़ात होती है 1898, यानी इन्होंने तकरीबन 81 साल में 81 सालाना ज़िंदगी में बहुत सारे काम अंजाम दिए, बहुत सारे कॉलेजेस बनाए और लोगों के लिए बहुत अहम काम अंजाम दिए हैं। खैर, तो इनकी पैदाइश 1817 में होती है और इनकी वफ़ात 1898 में होती है और ये उस टाइम के बहुत ही ग्रेटेस्ट मुस्लिम रिफॉर्मर, एजुकेटर और मॉडर्न थिंकर भी थे 19वीं सेंचुरी के। चूँकि इनकी जो पैदाइश हुई थी 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में और एक बहुत ही नोबल और एजुकेटेड फैमिली में, इनकी जो ख़ानदान थे वो भी काफ़ी पढ़े लिखे थे और मुग़ल दरबार में इनके जो एंसेस्टर थे वो एक अलग अलग ऊंची पोजीशन में काम कर चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि। और आज के टाइम पे हम लोग जो सर सैयद अहमद ख़ान को सर से नवाजते हैं, इनका असल नाम था सैयद अहमद ख़ान। सर का खिताब इन्हें ब्रिटिश की तरफ से 1888 में दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से 1888 में इन्हें सर का खिताब दिया गया, इनकी नॉलेज, इनके तालीम और इनके कारनामों की वजह कर। और इनकी जो एंसेस्टर थे, इनके एंसेस्टर्स मुग़ल कोर्ट में, एक मुग़ल कोर्ट जो उस टाइम था मुग़ल दरबार, मुग़ल एम्पायर, उसके मुग़ल एम्पायर में काम करते थे। कोई पोइट थे, कोई स्कॉलर्स थे या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रह चुके हैं। इनकी जो फादर हैं, इनके फादर का नाम सैयद मुत्तकी था और वो एक रिस्पेक्टेड स्कॉलर के साथ साथ स्पिरिचुअल लर्निंग में भी काफ़ी माहिर थे, यानी वो दुनियात की तालीम हासिल किए हुए थे। तो इस तरह सर सैयद अहमद ख़ान का जो माहौल था बड़ा होने का, उसने इस्लामिक लर्निंग, पोइट्री और पर्शियन लिटरेचर से हासिल किया। साथ ही साथ इसने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी, जो शुरुआती ज़िंदगी थी, अपनी इब्तदाई तालीम कुरान, हदीस, पर्शिया, फ़ारसी, इस तरह की किताबों से हासिल की। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए अपना तालीम का दायरा को बढ़ाया और बहुत सारी किताबों को तालीम हासिल की और बहुत सारे एस्पेक्ट को समझा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और बात कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जो अपनी पहली नौकरी की, पहली जो जॉब की वो की थी 1838 में। वो 1838 में उन्होंने पहली बार नौकरी की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, क्लर्क की उन्होंने पहली जॉब की थी। और बढ़ते बढ़ते वो सब जज तक भी पहुँचे और उनकी लाइफ का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो था 1857 का रिवॉल्ट। 1857 का रिवॉल्ट उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट से कम नहीं था,
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 1857 में एक रिवॉल्ट हुई थी, एक बगावत हुई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। उस बगावत में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को ये वजह बताई कि ये जो बगावत हुई है ये मुसलमानों की वजह से हुई है, और वहाँ से सर सैयद अहमद ख़ान मुसलमानों का डाउनफॉल देख रहे थे कि एक तो ऑलरेडी वो अंग्रेज़ी सीखने से कासिर थे, उस टाइम पे साइंटिफिक नॉलेज हासिल नहीं कर रहे थे, और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्हें 1857 रिवॉल्ट का वजह बता दिया। तो यही वजह है कि उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, 1859 में उसने क्या किया, अंग्रेज़ों की बात पहुंचाई कि मुसलमान इस बगावत की वजह नहीं है। और 1859 में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था असबाब बगावत। असबाब बगावत एक ऐसी किताब थी जिसमें बताया गया कि ये जो बगावत हुई 1857 की वो किस वजह से हुई। इस किताब को लिखने का मकसद था ये कि सर सैयद अहमद ख़ान कहना चाहते थे कि ये बगावत मुसलमानों की वजह से नहीं हुई है, बल्कि अंग्रेज़ों की उन पॉलिसीज़ की वजह से हुई जिसकी वजह से मुसलमान और बाकी लोग परेशान थे। इनका मकसद था कि मुसलमान और अंग्रेज़ों के दरमियान का जो रिलेशन ख़राब हो चुके हैं उस रिलेशन को बेहतर बनाना, ताकि इन फ्यूचर वो अंग्रेज़ों के ज़रिया मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज की तालीम दे सके। जब इन्होंने इस तरह इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत की। अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत करने के बाद इसने बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए, जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी इन्होंने 1864 में एक सोसाइटी कायम की, इसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद ये था कि जितने भी किताबें थे उन तमाम किताबों का तर्जुमा उर्दू में करके मुसलमानों को पढ़ाया जाए, जिससे मुसलमान भी उन सभी किताबों से तालीम हासिल कर सके। तो इस तरह उन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस बनाए, जिसमें मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में, जो बाद में जाकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के नाम से जाना जाने लगा। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसको थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। बाद के जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान को एक मॉडर्नाइज़र की तरह देखा कि उन्होंने देखा कि किस तरह सर सैयद अहमद ख़ान ने 1857 के बाद मुसलमानों के उस डाउनफॉल को संभाला और मुसलमानों को एजुकेशन दिया, मुसलमानों को एजुकेशन देने में मदद की और उन्हें सोचने के लिए एक वजह दी कि उन्हें आगे किस लिए बढ़ना है। और उन्होंने देखा कि मुसलमानों में एक रिफॉर्म की ज़रूरत है, मुसलमानों की सोसाइटी में, जहाँ पर वो इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ साथ मॉडर्न स्टडीज़ पर भी ध्यान दे। जैसे कि आप पॉइंट नंबर 1 में देख सकते हैं कि ही एक्सप्लेन द कुरान थ्रू रीज़न एंड साइंस इंकरेजिंग मुस्लिम्स, यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि कुरान को सीखने के साथ साथ वो कुरान को अच्छे तरीक़े से समझे और रीज़न के साथ वो किसी भी चीज़ को अंधभक्त की तरह ना मान ले, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे मुस्लिम सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग कुरान में ऐड ऑन करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर सर सैयद अहमद ख़ान का कहने का मतलब है कि हम सभी को कुरान को पढ़ना चाहिए अच्छे से, और उसको में जो लिखा गया उसको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि हमारे जो नबी ने जिस तरह बताया है हम उस तरह से इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते और देखते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि हमें जो पुराने ओल्ड बिलीफ है या फिर सुपरस्टिशंस या आउटडेटेड ट्रेडिशंस है उन सभी चीज़ों को अगेंस्ट रहना चाहिए। इसका मतलब हो जो दकिया बातें होती है, जैसे कि चुड़ैल, भूत, प्रेत, इस तरह की जो पहले आउटडेटेड बातें थी उन सभी के अगेंस्ट होना चाहिए, कि वो जानते थे कि ये सभी चीज़ें नहीं होती हैं। और सर सैयद अहमद ख़ान का मकसद था कि हिज गोल वॉज टू मेक मुस्लिम सोशली, नॉर्मली एंड इंटेलेक्चुअली प्रोग्रेस। वो चाहते थे कि जो मुसलमान हैं, मुसलमान भाई है, वो हर तरीके से प्रोग्रेस करे, आगे बढ़ते रहे। एक और बात के उस टाइम पे एक और पूछा क्वेश्चन ये आता है कि जब अलीगढ़ मूवमेंट चल रहा था तो उस टाइम पे एक और कौन सा मूवमेंट था मुसलमानों का जो इस मूवमेंट के अगेंस्ट था।
तो उस टाइम पे जो मूवमेंट चल रहा था अलीगढ़ मूवमेंट के अगेंस्ट में, वो उस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं देवबंद मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? देवबंद मूवमेंट। जैसे कि हम लोग आज के टाइम पे जानते ही है कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा मदरसा कायम है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम देवबंद। हम सभी इस चीज़ से वाकिफ़ है कि दारुल उलूम देवबंद उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो उस टाइम ये देवबंद मूवमेंट चला था कि हम लोगों, और ये जो लोग हैं वो कहते थे कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुरान की तालीम हासिल करना चाहिए। तो इस तरह वो लोग साइंटिफिक एजुकेशन के अगेंस्ट थे, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट थे। है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट का एम्स क्या था। देखिए पॉइंट नंबर 1, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एम्स ऑफ सर सैयद अहमद खान। एम्स ऑफ सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान वांटेड टू स्प्रेड वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन अमंग दी मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। यानी उनका जो मकसद था, उनका मकसद ये था कि मुसलमानों के दरमियान वो वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को फैलाना चाहते थे। सबसे पहली बात, ही बिलीव दैट विदाउट मॉडर्न नॉलेज मुस्लिम कुड नॉट प्रोग्रेस लाइक अदर कम्युनिटीज़। और वो ये भी जानते थे कि बिना मॉडर्न नॉलेज के मुस्लिम जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं बाकी सभी कम्युनिटीज़ की तरह। और इस तरह his main goal was to remove ignorance and promote educational and modern thinking among them। और इस तरह उनका जो गोल था वो पुरानी चीज़ों को इग्नोर करके एजुकेशन को प्रमोट करना। और इस तरह उन्होंने, जैसे कि आपको हम बताए, एक तो उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की जिसका मकसद था 1874 में मुसलमानों को उन सभी किताबों का तर्जुमा करके उर्दू में देना जिसके लिए वो तालीम हासिल कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने 1875 में 1875 में एक कॉलेज का फाउंडेशन कायम किया जिसका नाम है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल अलीगढ़ कॉलेज। ठीक है, जो कि अलीगढ़ में पाया जाता है। और यही कॉलेज जो बाद में यानी 1920 में बस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के नाम से जाना जाता है। और इस कॉलेज का मकसद ये था कि इस कॉलेज से हम लोग मुसलमानों को साइंस, अंग्रेज़ी और मॉडर्न सब्जेक्ट का तालीम दे सके। और उस टाइम पे जब ये कॉलेज का क़याम अमल में आया तो इस कॉलेज के क़याम के अमल में बहुत से हिंदुओं का भी साथ था। जैसे कि सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत से हिंदू भाइयों का भी साथ उस टाइम पे लिया। जैसे द कॉलेज वॉज फाउंडेड विद द हेल्प ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम हु डोनेटेड मनी एंड सपोर्टेड द आइडिया। इस कॉलेज में को क़याम करने के लिए वो हिंदू भाइयों के साथ मिलकर इस कॉलेज को क़याम अमल में आया। इसके साथ और इसके ये जो क़याम अमल में आया 1875 में मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इससे पहले सर सैयद अहमद ख़ान बहुत से देशों में घूमे, बहुत से जगह जाने के बाद जब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि किस तरह बाकी कम्युनिटीज़ के लोग, अंग्रेज़ लोग किस तरह अपने सिटीजन्स को तालीम हासिल दे रहे, अपने लोगों को तालीम हासिल दे रहे, तो ये सभी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद वो आते हैं और आने के बाद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का क़याम करते हैं। और इसका मकसद यही रहता है कि मुसलमानों को वेस्टर्न एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन और अंग्रेज़ी सिखाना। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4th नंबर पॉइंट, रोल ऑफ द कॉलेज। The college play an important role in educating the Muslim youth of India. It help in awakening them socially, morally and intellectually। यानी कॉलेज का जो मकसद था, रोल था, जो इम्पोर्टेंट रोल अदा किया, इसमें ये रोल है कि वो मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को एजुकेशन देने का मकसद था उनका। वो उन लोग सभी तमाम लोगों का हेल्प करना चाहते थे जो लोग इस कॉलेज का जो मकसद था, ये कह सकते हैं, इसने रोल अदा किया हिंदुस्तान के जवान मुसलमान भाइयों में, बहनों में, वो ये था कि इन्होंने हेल्प किया उन तमाम लोगों को सोशली, समाजी, मॉरली एंड इंटेलेक्चुअली जगाने की। और मैनी एजुकेटेड मुस्लिम्स हु स्टडीड देयर लेटर बिकेम लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स फॉर देयर कम्युनिटी। और यहीं से जो लोग पढ़कर आगे निकले वो आगे जाकर फ्रीडम फाइटर के तौर पर सामने आए मुसलमानों के कम्युनिटीज़ के लिए। और उसके बाद
1886 में 1886 में इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी जिसका नाम है ऑल इंडिया मोमेडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि इन्होंने 1866 में स्टार्ट किया था अलीगढ़ में। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था, इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या था? द पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू इनकरेज मुस्लिम अक्रॉस इंडिया टू गेट एजुकेशन, यानी वो चाहते थे कि सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान ही तालीम हासिल ना करें या फिर मुतासिर ना हो इस बात से, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर तमाम जो पूरे बाकी देश है, पूरे दुनिया के मुसलमानों को तालीम हासिल करने की ज़रूरत है। और इस तरह हर साल ये इस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग होती थी मुसलमानों को एजुकेशन से रिलेटेड। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाद में जाकर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और यही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 1947 में इंडिया और पाकिस्तान बनाया। तो इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाया किसने था? इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना भी इसी कॉन्फ्रेंस के 20th सेशन में हुई, जैसे कि आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 6 में, बर्थ ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ड्यूरिंग द 20th सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मोमेडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड, यानी इस मोमेडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के 20th सेशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फॉर्म करने की बात की गई, और ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बाद में जाकर मुसलमानों के लिए एक मेजर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनकर सामने आया। 7 नंबर पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। इस मूवमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है? तो पहला बात तो ये जो मूवमेंट है ये सर सैयद अहमद ख़ान ने शुरू किया, क्रिएट किया। और इस मूवमेंट का मकसद क्या था? इस मूवमेंट का मकसद था कि मुसलमानों को, जो हिंदुस्तान में जितने मुसलमान भाई हैं उन सभी को मोटिवेट करना और इस चीज़ के लिए मुतासिर करना, इन्फ्लुएंस करना कि उन्हें मॉडर्न एजुकेशन हासिल करना है और समाज में खुद को डेवलप करना है, और हर फील्ड के लिए डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, लास्ट पार्ट के ऊपर, इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। उम्मीद है आप सभी को वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आने वाले टाइम पे हम लोग इस तरह के और भी वीडियो को शेयर करते रहें। तो इस लास्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला पॉइंट देखते हैं, जैसे आप लोग, टू रिमूव हेटेड बिटवीन द मुस्लिम एंड द ब्रिटिश आफ्टर द वॉर ऑफ 1857। देखिए, जैसा कि हम आपको बताएं कि 1857 में जब ये बगावत हुई तो अंग्रेज़ मुसलमानों को इस बगावत की वजह मानने लगे। तो इस मूवमेंट चलाने की वजह ये भी था कि रिलेशन को अच्छा बनाना अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान जानते थे कि वो अंग्रेज़ों के हेल्प से मुसलमानों को आगे बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, टू इनकरेज मुस्लिम टू लर्न इंग्लिश एंड एक्वायर मॉडर्न वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन। और उन्होंने मुसलमानों को इनकरेज किया कि वो इंग्लिश सीखें, अंग्रेजी सीखें और मॉडर्न वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को हासिल करें। पॉइंट नंबर 3, टू मेक मुस्लिम एक्सेप्ट मॉडर्न रियलिटीज़ ऑफ लाइफ इंस्टीड ऑफ ओनली बीइंग प्राउड ऑफ देयर पास्ट ग्लोरी। और मुसलमान को बताया कि आपको आने वाले कल को भी एक्सेप्ट करना होगा, आप सिर्फ अपने पास को लेकर प्राउड नहीं कर सकते, आपको आने वाले कल में भी अच्छा बेहतर करना होगा। आपका पास्ट की चीज़ें अलग थी और आने वाला वक्त जो है उसको वो अलग है। 4th नंबर पॉइंट, टू डेवलप अ साइंटिफिक एंड रैशनल आउटलुक अमंग मुस्लिम एंड एलिमिनेट सुपरस्टिशंस एंड आउटडेटेड बिलीफ। और उन्होंने बताया कि हम सबों को एक साइंटिफिक एंड रैशनल आउटलुक रखना चाहिए। मतलब ये हुआ कि हम सभी तमाम मुसलमानों को हर चीज़ सोच समझ कर करनी चाहिए, हर चीज़ के पीछे वजह ज़रूर देखना चाहिए, सिर्फ ऐसे किसी की बातों पर नहीं आ जाना चाहिए, अंधभक्ति की तरह किसी चीज़ को नहीं मानना चाहिए जो आज के टाइम पे हमारे देश में, हमारे मुसलमान कम्युनिटीज़ में फैली हुई है। क्योंकि हम लोग आज के टाइम पे देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं लेकिन उसका वजह नहीं पता है कि वो चीज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं। बस ये चीज़ हमारे एंसेस्टर से होते हुए आ रही है, हमारे पूर्वज से होते हुए आ रही है, हमारे फादर, हमारे ग्रैंड फादर करते हुए आ रहे, तो हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो अमल हम लोग कर रहे हैं, इस अमल का मकसद क्या है, क्या ये अमल हमारे कुरान में शामिल है या फिर नहीं है।
खैर, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और अगर आप सभी को इस टॉपिक का सॉफ्ट कॉपी यानी नोट्स चाहिए तो इस दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उस नंबर पर हमको टेक्स्ट करिए, उस आप सभी को वो नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।